जय श्री राम। मनोविज्ञान स्मार्ट स्मार्ट स्टडी क्लास 2 आज रहेगी। और आज की क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक है वो रहेगा बाल विकास के अंतर्गत शेष अवस्था तक, यानी जो बाल विकास को अपने समझेंगे और इसके साथ साथ शेष अवस्था तक अपने पूरे टॉपिक को अपने पढ़ेंगे। तो इस क्लास में अपने शेष अवस्था तक अपने को पढ़ना है। पूरा आप वीडियो देखें। एकदम महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण उपयोगी टॉपिक्स जो शॉर्ट रूप में यहाँ पे क्लास में दिए गए हैं, और यदि आप इन शॉर्ट रूप में यदि आप नोट्स बना करके इनको आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में अधिक से अधिक आप अंक ला सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास पे। बाल विकास का इतिहास, बाल विकास के इतिहास पे देखते हैं। बाल विकास के इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हैं, वो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब पीछे के आप पेपर देखोगे तो बहुत बार ये अपने ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी पहला तो क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है कि बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में आपके अलग अलग 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक होगा मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। गर्भावस्था से किशोरावस्था की परिपक्वता तक अध्ययन का क्षेत्र होने के कारण मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। यानी अपने मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था और परिपक्वता तक अध्ययन का क्षेत्र होने के कारण से मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। 1979 यानी 1979 से विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की बार पूछ लेते हैं कब मनाया जाता है, ध्यान रखना। ये आपका 1979 से 1628 ईस्वी में जोहान अमोस कोमिनियस यानी 1628 ईस्वी में जोहान अमोस कोमिनियस ने स्कूल ऑफ एफिशिएंसी की स्थापना की थी। तो ये भी अपने जाना, स्कूल ऑफ एफिशिएंसी की स्थापना किसने की थी? जोहान अमोस कोमिनियस ने की थी। सन था 1628 में की थी। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण, यानी बालक के विकास का प्रथम बार जो वैज्ञानिक विवरण दिया गया था वो 18वीं शताब्दी में, यानी 18वीं शताब्दी 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। तो ये भी देखना है कि वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना कि इसका जो वैज्ञानिक विवरण है वो पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया था। पेस्टोलॉजी का वैज्ञानिक विवरण अपने 3.5 वर्ष के पुत्र बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। यानी पेस्टोलॉजी ने जो विवरण दिया था वो अपने 3.5 साल के पुत्र पे ही दिया गया था, और उसका पुत्र था बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। यानी पुत्र की बेबी बायोग्राफी थी तो उसी पे आधारित इन्होंने ये दिया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में शुरू हुए बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल ने 1893 में शुरुआत की थी। यानी बाल अध्ययन के जन्मदाता वो स्टैनली हॉल है, ये भी ध्यान रखना। 19वीं शताब्दी अमेरिका से शुरू हुए बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल है। 1893 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में हुई। यानी भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में होती है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1930 से मानी जाती है। इसके बाद बाल विकास की परिभाषाएं आती हैं। यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो बाल विकास की परिभाषाएं अपने पढ़ेंगे। बाल विकास की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिक दिखाएंगे, क्योंकि कोटेशन एग्जाम में पूछी जाती है। लगभग 1-2 क्वेश्चन अपने कोटेशन के इन परिभाषाओं के आते हैं। तो अपने को परिभाषाएं अच्छी प्रकार से देखनी है, क्योंकि परिभाषाएं याद करने में थोड़ी कठिन होती हैं। तो परिभाषाओं को आप देखें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन परिभाषाओं के आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं कंपटीशन में। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, पहली है जेम्स ड्रेवर की, इन्होंने क्या लिखा? विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है।
तो यहाँ अपने दोबारा देखें, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। तो इसको अपने को ध्यान से देख लेना है, जेम्स देवर की थी। उसके बाद आती है हरलोक के अनुसार। हरलोक की क्या थी? विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। तो ये हरलोक ने ये दी थी। हरलोक क्या कहते हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं अपने। हरलोक का क्या कहना था? विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। ये हरलोक की थी। उसके बाद बर्क ने दी थी। बर्क बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे क्रो एंड क्रो के अनुसार है। क्रो एंड क्रो ने क्या था? बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो की थी जिन्होंने ये कोटेशन दी थी। उसके बाद यदि इन परिभाषाओं को अपने पढ़ने के बाद चिंतन मनन करें तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है कि जो बाल विकास है वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी यदि हम निष्कर्ष निकालें, निचोड़ निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन किया जाता है। यानी गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक इसमें इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो आता है वो है अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। यानी अधिगमकर्ता का विकास कह सकते हैं, अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। तो अब आप अपने अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपने चर्चा करेंगे कि अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि कैसे होती है, उसी पे अपने देखते हैं, टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है। यहाँ पर एक ध्यान देना है, अभिवृद्धि क्या है? शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। यानी अभिवृद्धि है वो शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला क्या कहलाती है? ये विकास कहलाती है। तो अभिवृद्धि और विकास का अपना ध्यान रखना, अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ से जब आप पीछे के एग्जाम आप देखोगे, चाहे वो 3rd ग्रेड का है, 2nd ग्रेड का है या फिर 1st ग्रेड का है, वहाँ यहाँ आपको इससे संबंधित आपको पक्का वहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलता है, चाहे आरपीएससी का हो या फिर अन्य एग्जाम का हो, सीटेट का हो, हरियाणा का हो, एचटेट का हो, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। अभिवृद्धि, अब अपने देखते हैं अभिवृद्धि क्या है। पहले तो अपने दोनों को सामूहिक रूप से अपने समझा, इसके अभिवृद्धि देखते हैं। शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, और इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना कि इस वृद्धि को क्या किया जा सकता है? नापा भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है कि अभिवृद्धि क्या है और क्या किया जा सकता है। उसके बाद विकास आता है, क्योंकि अब अभिवृद्धि को पढ़ लिया अलग से, अब विकास को अपने देखते हैं। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। यानी विकास का संबंध अभिवृद्धि से जरूर होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर या विकसित होकर मजबूत पुष्ट हो जाती है, तो इस प्रकार विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है।
जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है, यह बढ़कर विकसित और मजबूत पुष्ट हो जाती है। इस पे अब कोटेशन दी गई है, और कोटेशन है हरलोक के अनुसार, विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी विकास है वो कब से चलता है, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, अपने को ध्यान देना है कि विकास है वो कहाँ से चलता है, गर्भ में से शुरू हो जाता है। गर्भ में बच्चा जब गर्भ में आ जाता है, या गर्भ में बच्चे का आविर्भाव हो जाता है, तो तब से लेकर के मृत्यु तक, यानी मानव की मृत्यु नहीं होती तब तक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आकार में परिवर्तन, ऊंचाई, वजन, आकार में वृद्धि। तो आकार में परिवर्तन है ऊंचाई, वजन और आकार में वृद्धि, ये परिवर्तन चलता रहता है। अनुपात में परिवर्तन, बालक पहले कल्पनाशील होता है और बाद में धीरे धीरे वास्तविक की ओर बढ़ता है, तो ये कल्पनाशीलता में भी परिवर्तन होता है। पुराने चिन्हों की लुप्तता, दूध के दांतों का लुप्त होना, ये भी होता है। नए चिन्हों का विकास, दाढ़ी, मूछ, स्थायी दांतों का उगना, ये सारे के सारे जो परिवर्तन है वो इसके अंतर्गत है। बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि बालक की हड्डियां आकार में यदि बढ़े तो वो बालक की अभिवृद्धि होगी, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, यह विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में वृद्धि का भाव निहित है। तो ये यहाँ से आपको अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाएगा कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि आकार में जो परिवर्तन होता है, जैसे ऊंचाई, वजन आदि में। अनुपात में परिवर्तन, बालक पहले कल्पनाशील होता है और बाद में धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। पुराने चिन्हों की लुप्तता की बात आती है तो दूध के दांतों का लुप्त होना। नए चिन्हों का विकास आता है तो दाढ़ी, मूछ, स्थायी दांतों का उगना। इसके बाद आप दोनों में डिफरेंस करें अपने, देखो अब विकास किसे कहते हैं और अभिवृद्धि किसे कहते हैं। देख, यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है कि बालक की हड्डियों आकार में बढ़ती हैं। यदि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं तो यह बालक की अभिवृद्धि है, और किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है तो यह क्या है, विकास को दर्शाता है। यदि आकार में बढ़ेगी तो वह अभिवृद्धि होगी, किंतु हड्डियां मजबूत होगी, कड़ी होगी, और उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, विकास को दर्शाता है। तो इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। ये आपको महत्वपूर्ण देखना है। यहाँ क्या किया जा रहा है कि विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। इस बात को आप अपने को समझना है कि विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। उसके बाद विकास तथा अभिवृद्धि में अंतर, यानी विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है। यहाँ से भी ये महत्वपूर्ण अपने को समझने वाली बात है कि विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या होता है। तो अंतर अपने को समझना है। देखिए, अंतर पे चलते हैं अपने। अंतर में क्या यहाँ पे समझाया गया है, ये अंतर किसे कहते हैं। अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी अभिवृद्धि क्या है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अभिवृद्धि होती है विशेष आयु तक चलती है। जैसे अभिवृद्धि की बात करें तो ये लगभग 18 साल तक, यानी जो किशोरावस्था होती है तब तक अभिवृद्धि हो जाती है, उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाती है, उसके बाद नहीं होती है। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो मृत्यु तक चलती है, वो रुकती नहीं है, इसका कोई सीमित दायरा नहीं है। ये क्या है, मृत्यु तक ही चलेगी विकास की प्रक्रिया। अभिवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन में अभिव्यक्त है, यानी अभिवृद्धि है वो परिमाणात्मक परिवर्तन में व्यक्त है, जबकि विकास गुणात्मक परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है। अभिवृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, जबकि विकास गुणात्मक परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है। दोनों की है, विकास गुणात्मक की और परिमाणात्मक की। अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है। यानी अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि विकास का चरण है, और जबकि विकास अभिवृद्धि में सम्मिलित है। अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देखा तथा नापा जा सकता है, यानी अभिवृद्धि में परिवर्तनों को आप देख सकते हैं और नाप भी सकते हैं, जबकि विकास में परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत क्या है,
अभिवृद्धि में परिवर्तनों को केवल देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, जबकि विकास में परिवर्तनों को केवल अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है, यानी अभिवृद्धि है वो केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। यानी विकास है वो संपूर्ण पक्षों परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, यानी अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों पे अपने को ध्यान देना है। तो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, ये सिद्धांतों से क्वेश्चन पक्का निकलता है, ये भी अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन यहाँ से सिद्धांतों से पूछा जाता है। तो अपने सिद्धांतों के बारे में अपने देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं। भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक हुए परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। यानी भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक हुए परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी पहला जो सिद्धांत आता है वो विकास की दिशा का सिद्धांत आता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, ये अपने को ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछा विकास की दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, यानी सर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर, जिसको अपने मस्तबोधमुखी विकास भी कहते हैं, एवं केंद्र से परिधीय विकास भी कहते हैं। अब सर से पैर की ओर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेफलाकाउडल। ये ध्यान रखना, कई बार अंग्रेजी में पूछ लेते हैं। तो ये सर से पैर की ओर सेफलाकाउडल होता है, मस्तबोधमुखी विकास। और केंद्र से परिधीय की ओर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से परिधि की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो ये प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। तो ये अपने को, ये यहाँ बार बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि सेफलाकाउडल सर से पैर की ओर, जिसको मस्तबोधमुखी विकास कहते हैं, और केंद्र से परिधि की ओर, जिसको प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, यानी विकास के क्रम का सिद्धांत क्या है। गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा का विकास LSRW के अनुसार, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, अपने रीडिंग और राइटिंग, तो इस क्रम में भाषा का विकास होता है। तो गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये क्रम है भाषा के सीखने का, LSRW। तो भाषा का जो विकास है LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के रूप में होता है। तो ये विकास के क्रम का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है। तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी तीसरा क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे से क्या है, ये संबंधित होते हैं। तो ये परस्पर संबंधी सिद्धांत है। चौथा है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती है, यानी रुकती नहीं है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक, यानी माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ये विकास की प्रक्रिया वो चलती रहती है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, विकास है वो गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता है, और जब बच्चा सीखता है यानी अधिगम करता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत। तो बालक पहले संपूर्ण अंगों को और बाद में अंगों के भागों को चलाना सीखता है। यानी एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, बालक पहले संपूर्ण अंगों को, यानी पहले संपूर्ण अंगों को, यानी पूरे हाथ को हिलाएगा, तथा बाद में अंगों के भागों को चलाना सीखता है। अब हाथ के बाद क्या करता है, फिर अंगुलियों को चलाना, हाथ को मोड़ना, एक कलाई को चलाना, ये सारे बाद में करता है। तो ये क्या होता है, एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत होता है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। यानी चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, सभी पक्षों का विकास समानुपाती होता है। यहाँ ध्यान देना है कि सभी पक्ष का जो विकास होगा वो समानुपाती होगा। ये नहीं है कि केवल सर का विकास हो जाए और धड़ का न हो या शरीर का न हो, शारीरिक विकास रुक जाए, मानसिक विकास न हो, ऐसा नहीं होता है। तो समानुपातिक होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, चारित्रिक विकास भी होता है। ये समानुपातिक दृष्टि से विकास होता है। उसके बाद वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण व वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। यानी वंशानुक्रम वातावरण क्रिया का सिद्धांत है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है, दोनों का विकास।
साथ साथ ये चलता है। उसके बाद अगला आता है 8वां, वो आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें प्रत्येक बालक व बालिका के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत अपने को ध्यान देना है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक बालक व बालिका के शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। 9वां है सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। यानी इसमें विकास शारीरिक होता है, मानसिक होता है, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। इसके बाद सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी इसमें बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत आता है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी अब अपने गर्भस्थ शिशु की अवस्था के बारे में अपने देखते हैं। गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या होती है? ये होती है सप्ताह से जन्म तक, अर्थात 2 माह से 9 माह तक। यानी सप्ताह से जन्म तक अर्थात 2 माह से 9 माह तक, ये क्या होती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है। तो गर्भस्थ शिशु से संबंधित भी कई बार क्या है, क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ अपने को गर्भस्थ शिशु से संबंधित अपने को ध्यान रखना है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तथ्य हैं, जिनको आप अच्छे प्रकार से आप पढ़ लें। एक बार पढ़ लेंगे तो आपके याद हो जाएगा, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गर्भस्थ शिशु में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, ये अपने को ध्यान देनी है कि गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। तो गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना। दूसरा, शिशु का विकास सर से पैर की ओर होता है। मैंने पहले भी बताया कि शिशु का विकास कैसे होता है? सर से पैर की ओर, यानी अंग्रेजी में कहते हैं सेफलाकाउडल। तो सर से पैर की ओर विकास होता है, या फिर केंद्र से बाहर की ओर प्रोक्सिमोडिस्टल भी कहते हैं। तो सर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। अगला है जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता है। यानी जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता है। उसके बाद अगला तीसरे माह है, यानी यहाँ क्या है? तीसरे माह शिशु की स्वाद इंद्रियों, मुख, कान, नाक, गला आदि का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी तीसरे माह से शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास होना शुरू होता है। शिशु की जो स्वाद इंद्रियां, जैसे मुख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया आदि का विकास प्रारंभ होता है, ये तीसरे माह से होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना। अगला है गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन या 9 माह होती है। तो सामान्यतः अवधि होती है वो 270 से 280 दिन होती है, या अपने माह में कहें तो 9 माह होती है। दिन में आप डेज के अंतर्गत यदि कोई ऑप्शन आता है तो 270 से 280 वाला सही होगा, ध्यान रखना। माह का आता है तो 9 माह वाला सही होगा। तो डेज में भी दिया जा सकता है और माह में दिया जा सकता है, दोनों दृष्टि से अपने को तैयार रहना है। उसके बाद अगला है वो है गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 330 दिन हो सकता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि गर्भावस्था का समय कम से कम कितना होगा? 180 दिन, 6 माह, और अधिक से अधिक कितना होगा? 330 दिन, यानी लगभग 11 माह है। तो इस प्रकार माह में 6 माह कम से कम और अधिक से अधिक 11 माह है। और यदि दिन में बात करें तो 180 दिन कम से कम और अधिक से अधिक होगा वो 330 दिन होगा। तो इस प्रकार इनको अपने को ये डेज से संबंधित अपने को ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद गर्भावस्था गर्भ धारण से जन्म तक होता है। यानी गर्भावस्था क्या होता है? गर्भावस्था गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक होता है। तो गर्भावस्था गर्भ धारण से जन्म तक अपने इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है, गर्भावस्था गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक के बारे में। तो यहाँ अपने को इसके बारे में देखना। बीजावस्था, नंबर 1 बीजावस्था, भ्रूणिक अवस्था, डिंबावस्था, तीनों एक ही बात है। बीजावस्था, भ्रूणिक अवस्था, डिंबावस्था,
ये 0 से 2 सप्ताह तक इसमें बालक युक्ता यानी युक्ता नामक अंडाणु आकृति में प्रवेश करता है। यानी 0 से 2 सप्ताह तक इसमें बालक क्या करता है, युक्ता नामक अंडाणु नुमा आकृति में प्रवेश करता है तथा योक नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। किसके रूप में? योक नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि एक तो 0 से 2 सप्ताह तक से बालक का वो युक्ता नामक अंडाणुनुमा आकृति में प्रवेश करता है, और उसके बाद नोक योक नामक यानी एक पदार्थ है योक, यहाँ पे ध्यान रखना, योक नामक पदार्थ का बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। यानी बालक का आहार क्या होता है, गर्भ में योक नामक पदार्थ होता है। अगला है 15 दिन में, यानी क्या है, 15 दिन में योग यानी युक्ता समाप्त हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, 15 दिन में जो योग था, ये जो योग था ये 15 दिन के अंतर्गत क्या होता है, युक्ता समाप्त हो जाते हैं और भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। यानी योग यानी युक्ता प्रारंभ खत्म हो जाएगा और भ्रूणावस्था यहाँ से प्रारंभ होती है। तो भ्रूणावस्था कब से प्रारंभ होती है? 15 दिन से प्रारंभ होती है, 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है। और ऊपर वाला योग क्या है, 2 सप्ताह पहले यहाँ दिया था। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना। आगे वाला नेक्स्ट है वो है गर्भ धारण के समय गर्भित अंडाणु, जिसे जाइगोट भी कहते हैं। यानी गर्भ धारण के समय जो गर्भित अंडाणु होता है इसे जाइगोट कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। जो गर्भ धारण के समय अंडाणु होता है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट है वो जाइगोट की आकृति मात्र एक सुई की नोक के बराबर होती है। यानी जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, केवल सुई की नोक के बराबर का समान होता है। तो बहुत ही ये क्या होता है, छोटा होता है। भ्रूणावस्था, भ्रूणीय, पिंडावस्था, यानी भ्रूणावस्था, भ्रूणीय और पिंडावस्था ये 2 सप्ताह से 2 माह तक अर्थात 8 सप्ताह तक रहती है। यानी भ्रूणावस्था, भ्रूणीय अवस्था, पिंडावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक अर्थात 8 सप्ताह तक ये रहती है। यहाँ तक क्या रहती है, केवल भ्रूणावस्था रहती है। 2 सप्ताह तक कौन सी थी, योक नामक पदार्थ, यानी अपने यूं के कि भ्रूणा ये अपने योक युक्ता था। 2 सप्ताह तक योग और योग एवं युक्ता था। 2 सप्ताह के बाद क्या आ गया, भ्रूणावस्था शुरू हो गई। और भ्रूणावस्था दो सप्ताह से 2 माह तक 8 सप्ताह तक क्या रही, भ्रूणावस्था रही। इसके बाद अगला है, इस अवस्था में शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। ये भी ध्यान रखना कि इस अवस्था में शिशु का विकास क्या होगा, सबसे अधिक होगा, तीव्र गति से होगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट, बालक का शारीरिक निर्माण 3 परतों के द्वारा होता है। यानी बालक का जो शारीरिक निर्माण होता है वो कितनी परतों से, 3 परतों से होता है। वो 3 परतें कौन कौन से, यहाँ अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो 3 परतों से संबंधित हैं, यहाँ पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 3 परतें हैं, 3 परतों के द्वारा आती है, कौन सी है? पहली परत आती है वो आती है एक्टोडर्म। ये जो एक्टोडर्म है इसे बाहरी परत भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, एक्टोडर्म को क्या कहते हैं, बाहरी परत कहते हैं। इसमें त्वचा है, बाल आदि अंगों का निर्माण होता है। यानी एक्टोडर्म के अंतर्गत क्या होता है, त्वचा का निर्माण होता है, बालों का निर्माण होता है, यानी बाहरी रूप से जो भी है वो एक्टोडर्म के अंतर्गत होता है। उसके बाद दूसरी है वो है मिसोडर्म। यानी दूसरी क्या आती है, दूसरी आती है वो आती है मिसोडर्म। 2 नंबर पे मिसोडर्म आती है। इसके द्वारा बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। यानी मिसोडर्म किसका करती है, बालक की मांसपेशियों का निर्माण मिसोडर्म करती है। और तीसरी आती है वो आती है एंडोडर्म। इसमें मस्तिष्क, हृदय आदि अंगों का निर्माण होता है। यानी एंडोडर्म के अंतर्गत मस्तिष्क, हृदय का निर्माण होगा। मिसोडर्म में बालक की मांसपेशियों का निर्माण होगा। एंडोडर्म में बाहरी परतों का निर्माण, त्वचा, बाल आदि का निर्माण होगा। तो ये जो 3 हैं, यहाँ पे जो 3 अपने परतों का निर्माण चर्चा की है, इन परतों को आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे प्रश्न निश्चित रूप से निकलता ही निकलता है। तो एक्टोडर्म बाहरी परत है, मिसोडर्म मांसपेशियों का निर्माण होता है, और एंडोडर्म मस्तिष्क और हृदय का निर्माण होता है। तीनों को अच्छी प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है, याद रखना है। इसके बाद अपने बालक के विकास से संबंधित अपने पढ़ा कि बालक का विकास, बाल विकास कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में अपने जाना। उसके बाद अपने बालक की का आविर्भाव अपने पढ़ा। बालक का जो युक्ता योग नामक जो काल था 0 से 2 सप्ताह का, वो भी अपने पढ़ा। और 2 सप्ताह से लेकर के
और 4 सप्ताह है, यानी 8 सप्ताह, सॉरी 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह यानी 2 माह तक जो भ्रूणावस्था काल था उसके बारे में मैंने पढ़ा। और उसके बाद 2 सप्ताह से आगे क्या है, गर्भावस्था का जो काल था वो अपने इसके बारे में पढ़ा। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये तो था बच्चे के गर्भ का काल था, माँ के जो गर्भ में बच्चा रहता है उसकी कंडीशन के बारे में हमने जाना। गर्भ के बाद जब अपने उसका काल के बारे में भी जाना, अभी सबसे कम जो काल होता है बच्चे का 180 दिन होता है, 6 माह का होता है, सबसे अधिक क्या होता है 330 दिन तक होता है, यानी लगभग 11 माह तक बच्चे का काल होता है, गर्भ का काल होता है। और सामान्य हम काल की बात की तो सामान्य काल है वो कितना होता है, 270 से 280 दिन होता है। तो यहाँ अपने क्या है, लगभग महीने की बात करें तो 9 माह होता है। तो ये उसका सामान्य काल था। अब इस काल के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। और जन्म के बाद जो जन्म से ही बच्चे की जो अवस्था शुरू होती है वो होती है शेषावस्था। और काल क्या है, 0 से 6 वर्ष तक, यानी अपने यूं कहें कि जन्म से 6 वर्ष तक होता है वो शेष अवस्था का काल होता है। तो यहाँ पे अपने शेष अवस्था के बारे में अब अपने पढ़ेंगे कि बच्चे का शेष अवस्था के अंतर्गत विकास कैसे होता है। तो शेष अवस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है, ये ध्यान रखना। ये शेष अवस्था के उसके वर्ष का ध्यान रखना, 0 से या जन्म से 6 वर्ष। अब जन्म से 6 वर्ष भी लिखा आ सकता है और 0 से 6 वर्ष भी लिखा आ सकता है। क्वेश्चन में कैसे भी लॉजिक दिया जा सकता है, ये अपने को तैयार रहना है कि 0 से 6 पूछ ले तो भी शेष अवस्था, और जन्म से यदि जन्म से 6 वर्ष दिया है, जन्म से 6 वर्ष तो भी क्या होगी, और शेष अवस्था का ही काल होगा। तो कैसे भी पूछा जा सकता है अपने को, यानी इस दृष्टि से अपने को तैयार रहना है कि कैसे भी अपने क्वेश्चन पूछे, लेकिन अपने क्या है क्वेश्चन के लिए क्या रहेंगे, एकदम तैयार रहेंगे। अब शेष अवस्था की बात करें तो यह बालक का निर्माणकारी काल होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि बालक का क्या होता है, निर्माणकारी काल होता है। क्रो एंड क्रो ने इसे 20वीं शताब्दी को शिशु और बालक की शताब्दी कहा था। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपने ध्यान रखना, 2-3 बार पूछा हुआ है कि शिशु शताब्दी किस काल को कहा जाता है। तो 20वीं शताब्दी को क्या है, क्रो एंड क्रो ने शिशु शताब्दी कहा था। पूर्व भ्रूणावस्था है वो जन्म से जो है 2 वर्ष तक होता है। और पूर्व शेष अवस्था जन्म से 2 वर्ष है। और अपने उत्तर शेष अवस्था है वो 3 से 6 वर्ष तक है। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है, पूर्व शेष अवस्था और उत्तर शेष अवस्था दो में ये बंटी हुई है, जन्म से 2 वर्ष तक और फिर 3 से 6 वर्ष तक। इसके बाद ये खिलौनों की अवस्था भी मानी जाती है, इसको खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बालक में प्रेम की भावना भी होती है। ये ठहराव की अवस्था भी उसको कहा जाता है। कल्पना जगत में विचरण की अवस्था भी इसको कहा जाता है। आकस्मिक संस्कारों के विकास की भी अवस्था इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार इसको अवस्था से संबंधित इसको उपमा दी गई है। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण काल भी इसको कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला भी इसको कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी इसको कहा जाता है। ये क्षणिक संवेग की अवस्था भी होती है, यानी संवेगों का जो प्रकटीकरण होता है वो क्षणिक रूप से होता है, तो इसलिए क्षणिक संवेग की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा खेल विधि से सीखना, इसको काल को कहा जाता है, जैसे किंडरगार्टन है, ट्रोबेल मोंटेसरी विधि है, ये सारी सारी इसी काल के संबंधित ये विधियां हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि
जो खेल की शिक्षण विधियां हैं उसमें किंडरगार्टन है, खेल है, मोटेसरी विधि है, ये प्रभावी विधियों के अंतर्गत आती है। बालक का सर्वाधिक शारीरिक विकास भी इसी काल के अंतर्गत होता है। मानसिक विकास भी अधिक होता है इसमें। शारीरिक और मानसिक दोनों विकास तीव्र गति के साथ होते हैं। जन्म के शिशुओं में कोई संवेग नहीं होता है, कि जब बच्चा जन्म लेता है तब किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। ये ध्यान रखना कि जन्म के समय बच्चे में किसी प्रकार का संवेग नहीं होता है, केवल वह क्या करता है, उत्तेजना का ही अनुभव करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना, जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। जब जन्म लेते ही बच्चा रोने का कारण क्या है, यही तो कारण है कि उसमें उत्तेजना उत्तेजना की वजह से वो रोता है। शेष अवस्था में बालक की जो प्रकृति है वो अंतर्मुखी होती है, यानी इस काल के अंतर्गत जो बालक होता है स्वभाव से वो अंतर्मुखी भाव का होता है, यानी अपने आप में खोया रहने वाला बालक होता है। उसको दूसरे से किसी का कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने आप में खोया रहता है और दूसरे से वो मतलब रखता भी नहीं है। तो इस प्रकार अंतर्मुखी की श्रेणी के अंतर्गत है। बालक में सर्वाधिक कामुकता यानी माँ का स्तनपान पाई जाती है। बालक में इस काल के अंतर्गत सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। जब माँ का स्तनपान कर रहा होता है तो वो माँ के गालों को पकड़ना, माँ के स्तनों को पकड़ना, ये इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। लेकिन इस अवस्था में न्यूनतम काल बाल प्रवृत्ति भी पाई जाती है इसके अंतर्गत। वेलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का एक आदर्श काल कहा था, यानी वेलेंटाइन ने इसको सीखने का आदर्श काल माना है। तो इस प्रकार रूसो ने भी ये बात मानी थी कि बालक के हाथ, पैर, नेत्र ये प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। शेष अवस्था में बालक के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, यानी इस अवस्था में आता थे बालक के जो टोटल संवेग है वो क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, संवेगों को विकसित कर लेता है। तो ये शिशु मंडल के नाम से भी इस काल को माना जाता है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण अपने ये अवस्था बच्चे की मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेष अवस्था में शारीरिक विकास, यानी यहाँ से अपना शेष अवस्था के विकास से संबंधित अपने शुरू होता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है शेष अवस्था में शारीरिक विकास, यानी शेष अवस्था में शारीरिक विकास से किस प्रकार चलता है। तो शेष अवस्था में शारीरिक विकास को देखते हैं अपने, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में अपने। तो इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, ये भी बात अपने को ध्यान रखने की। इस अवस्था में शारीरिक विकास है वो क्या होता है, तीव्र गति के साथ होता है। तो शेष अवस्था में शारीरिक विकास क्या है, तीव्र गति के साथ होता है। ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा हुआ है, यहाँ ध्यान रखना है अपने को कि शारीरिक विकास है वो कहाँ होता है तीव्र गति से, शेष अवस्था के अंतर्गत होता है। पहला अपने भार पे चर्चा करते हैं। जन्म के समय शिशु का औसत भार, यानी जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है वो होता है 7.15 पौंड, और यदि 100 किलोग्राम में बांटे तो 3.6 किलोग्राम होता है। यदि 7.15 पौंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 3.6 किलोग्राम आता है। तो जन्म के समय भार कितना होता है, 7.15 पौंड होता है, 7.15 पौंड होता है, 7.15 पौंड होगा, और किलोग्राम में 3.6 किलोग्राम होगा। अब बालक का 7.15 पौंड होता है तो बालिका का थोड़ा कम होता है। तो बालिका कितना होता है, 7.13 पौंड होता है, 7.13 पौंड यानी 7.13 पौंड होता है, 3.4 किलोग्राम होता है। तो इस प्रकार बालक और बालिका में क्या होता है, थोड़ा इससे डिफरेंस होता है, अपने को ध्यान रखना। नवजात शिशु का वजन जन्म से पहले सप्ताह में घटता है, ये भी ध्यान रखना है अपने कि जब बच्चा जन्म लेगा तो पहला उसका सप्ताह होता है, तब जन्म लेते ही जब बच्चे का अपने आप वेट करोगे, और आपने जब डिलीवरी होती है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर है वो सबसे पहले बच्चे का वेट ही देखता है। जैसे डिलीवरी होती है बच्चे का वेट देखा जाता है कि वेट कितना है उसका, तो वो वेट है। और एक सप्ताह जन्म के बाद का एक सप्ताह है, तो उस समय वजन है वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। उसके बाद पुनः फिर क्या होता है कि एक सप्ताह के बाद पुनः बढ़ने लगता है। ये सप्ताह के बाद है बच्चे का बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसका कारण क्या होता है देखिए, क्योंकि अब कारण इसका सीधा सा यही है कि माँ के गर्भ का जो इन्वायरमेंट होता है वो एक अलग इन्वायरमेंट होता है।
और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो एक नए एनवायरनमेंट में आता है। तो जब उस गर्भ वाले एनवायरनमेंट को छोड़कर जब नए एनवायरनमेंट में आता है तो वहाँ बच्चे को क्या एडजस्ट होने में कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो जब तक वो एडजस्टमेंट नहीं होगा, अनुकूलित नहीं होगा, तो वो अपना ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं करेगा। तो एक बार ग्रोथ उसकी रुक जाती है, यानी भार उसका घटता है। तो घटने का कारण यही है कि इन्वायरमेंट की वजह से ही ऐसा होता है। अगला है नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच होता है। यानी नवजात शिशु के आकार की बात करें तो वो 19.5 इंच का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 19.5 इंच का ही होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना। जन्म के समय वह पूरी शेष अवस्था में बालक का भार बालिका से ज्यादा होता है। यानी जन्म के समय से लेकर के पूरी शेष अवस्था तक क्या होता है, जन्म के समय से पूरी शेष अवस्था में बालक का भार बालिका से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी बालिका से बालक का भार ज्यादा होगा पूरी शेष अवस्था में, ध्यान रखना। जन्म के समय भी ज्यादा होता है और पूरी शेष अवस्था में भी ज्यादा रहता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। यानी जब बच्चा 6 माह का होगा तो उसका भार डबल हो जाएगा जन्म से, और 1 वर्ष का होगा तो 3 गुना हो जाएगा। तो ये काफी तीव्र गति के साथ यहाँ पे ग्रोथ होती है। दूसरे वर्ष में शिशु का भार आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। यानी बच्चा जब 2 साल का होता है तो दूसरे वर्ष के अंतर्गत बच्चे का भार क्या है, मात्र आधा पौंड ही प्रति माह बढ़ेगा। 5वें वर्ष के अंत में 38 और 43 पौंड का होता है। यानी जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो 38 और 43 पौंड के बीच होता है। यानी वजन की किलो में बात करें तो 18 किलोग्राम का होता है। ये कब होता है, 5 वर्ष के अंत के अंतर्गत ये इसका बच्चे का ये भार होता है कि 5 वर्ष के अंत तक कितना उसका भार होता है, 38 से 43 पौंड और 18 किलोग्राम। इसके बाद आती है लंबाई। लंबाई की हम बात करते हैं तो जन्म के समय और संपूर्ण शेषावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। यानी जन्म से लेकर के संपूर्ण शेषावस्था में क्या होगा, बालक की लंबाई बालिका से अधिक होगी। भार भी अधिक होगा तो लंबाई भी क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद आगे जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच यानी 52.5 सेंटीमीटर होती है। और बालिका की कितनी होती है, बालिका की लंबाई 20.3 इंच यानी 52 सेंटीमीटर होती है। बालक की 20.5 होती है 52.5, और बालिका की 20.3 यानी 52 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार लंबाई में भी दोनों में डिफरेंस होता है, बालक की ज्यादा होती है और बालिका की कम होती है। तो 0.5 सेंटीमीटर अधिक होगा। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई 10 इंच और दूसरे में 4 से 5 इंच तक बढ़ती है। यानी पहला वर्ष होता है उस समय बालक शिशु की जो लंबाई है वो 10 इंच बढ़ेगी पहले वर्ष में, और दूसरे में 4 से 6 इंच ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार पहले तीव्र गति के साथ बढ़ती है और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी इसमें मंद गति हो जाती है। उसके बाद जो आता है वो आता है सिर और मस्तिष्क। तो सिर मस्तिष्क की अपने बात करें तो यह नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई के की 1/4 होती है। यानी नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होगी। यानी टोटल शरीर की कितनी होगी, 1/4 होगी। टोटल शरीर की 1/4 लंबाई होगी। 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। यानी पहले जो 2 वर्ष है उसके अंतर्गत क्या होगा, सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 बार पूछा हुआ है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है, जो शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है। यानी जो शरीर के भार का जो अनुपात होता है उससे क्या होता है, इसका अधिक होता है। और यही कारण है कि जब छोटा बच्चा होता है तो अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण करता है। सेफ्लाकाउडल ये वही है जो सर से पैर की ओर विकास के अपने सिद्धांतों में बात कर रहे थे, वही वो सेफ्लाकाउडल है। भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर की ओर यानी मस्तबोधमुखी होता है। ये मैंने पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया, चर्चा की। तो ये क्या है, किसकी तरफ होता है, भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर की ओर मस्तबोधमुखी होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल ये केंद्र से बाहर की ओर यानी निकट से दूर की ओर होता है। तो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है, केंद्र से बाहर की ओर है, निकट से दूर की ओर है। तो इस प्रकार सेफ्लाकाउडल और प्रोक्सिमो डिस्टल दोनों रूप से क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। उसके बाद
विकास से संबंधित अपनी बात करते हैं तो उसके बाद आती है हड्डियां, बोन्स। तो हड्डियों से संबंधित अपने पढ़ेंगे कि हड्डियां का विकास किस प्रकार होता है, अवस्था के अनुसार कैसे चलता है, जन्म के समय कैसा होता है, उसके बाद कैसे चलता है। तो अपने हड्डियों के यानी बोन्स के विकास से संबंधित अपने यहाँ चर्चा करेंगे। जन्म के समय शिशु के शरीर में, यानी यहाँ पे ये बात स्पष्ट की हुई है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। यानी जन्म, बच्चे का जन्म होता है तब उसके शरीर में कितनी हड्डियां होगी, 270 हड्डियां होगी, 270 हड्डी होगी। उसके बाद अगला है हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। यानी हड्डियों का जुड़ना क्या है, अस्थिकरण है, जो सर्वाधिक पूर्व शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष में होता है। यानी जो पूर्व शेष अवस्था होगी 0 से 2 वर्ष की, इस काल के अंतर्गत सबसे अधिक हड्डियां जुड़ेगी। हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। यानी आगे क्या है, हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं, जो सर्वाधिक उत्तर बाल्य अवस्था 10 से 12 वर्ष में होता है। यानी हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं, और ये होता कब है, जो सर्वाधिक उत्तर बाल्य अवस्था 10 से 12 वर्ष में अधिक होता है। तो ये हड्डियों से संबंधित था। उसके बाद बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण गति तीव्र होती है। यानी बालकों की तुलना में क्या होगा, बालिकाओं में अस्थिकरण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तीव्र होगी। एक अंगुली में हड्डियों की संख्या 3, अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2 होती है। हाथ की पूरी अंगुलियों व अंगूठे में कुल हड्डियों की संख्या होगी 3 3 3 3। यानी चारों अंगुलियों में 3 3 और अंगूठे में 2, टोटल 14 होती है। यानी एक पंजे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 14 होती हैं, अंगुलियों में और अंगूठे सहित। चार 3 3 अंगुलियों की होगी और 2 अंगूठे की, 14 होगी। पैर में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है। पैर में कितनी होती है, 30 होती है। चेहरे में 14 होती है, खोपड़ी में 8 होती है, कपाल में 8 + 8 16, एक कान में 3 होती है, गर्दन में 1 होती है। तो ये क्या है, हड्डियों से संबंधित ये है। यानी पैर में कुल हड्डियों की संख्या 30 होगी, पैर में 30 होती है, चेहरे में 14 होती है, खोपड़ी में 8 होती है, कपाल में 8 + 8 16, एक कान में 3 होती है और गर्दन में 1 होती है। कान में 3 होती है और गर्दन में क्या होगी, 1 होगी। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। ये ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुकाएं हैं वो कितनी है, 33 है, 33 है। तो रीढ़ में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। पैर में 30, सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम है एटलस। पैर में कितनी होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं, सबसे ऊपर होती है वो एटलस होती है। तो सबसे निचली होती है वो एक्सिस होती है। सबसे ऊपर वाली एटलस और सबसे नीचे वाली एक्सिस होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है, जो जांग में होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांग में होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांग में होती है। ये हो गया। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान स्टेपीज है, जो कान में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, जो जबड़े में होती है। सबसे मजबूत मैंडिबल होती है, जबड़े में पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, जो जबड़े में होती है। शरीर का सबसे कठोर या मजबूत तत्व इनेमल है, जो दांत में होता है। शरीर का सबसे कठोर या मजबूत तत्व इनेमल होता है, जो दांत में, जो दांतों में होता है। शरीर का सबसे कठोर मजबूत तत्व इनेमल होता है, जो दांतों में पाया जाता है। इनेमल कहाँ होता है, दांतों में पाया जाता है, दांतों में ये होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है, जो 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग प्राप्त करती है। जब बच्चा जन्म लेगा तब उसकी त्वचा रंग गुलाबी होगा, लेकिन वो 2 सप्ताह का हो जाएगा, 15 दिन का हो जाएगा तो त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त करता है। नवजात शिशु केवल पास की चमकीली वस्तुओं को देख पाता है, अत्यधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। यानी नवजात शिशु है वो केवल पास की चमकीली वस्तुओं को ही देख पाएगा, अत्यधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दांत आते हैं। यानी आगे क्या आएंगे, दांत आते हैं।
इसके बाद आते हैं दांत। छठे मास में शिशु के अस्थायी दांत यानी जो दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। यानी जब बच्चा 6 मास का होता है तब अस्थायी दांत यानी दूध के दांत निकलने होते हैं। छठे मास में बच्चे के अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि जो भी बच्चा होगा लगभग यानी सामान्यतः तौर पे अपने कहें कि सबसे पहले नीचे के अगले दांत आते हैं, जो नीचे वाले हैं वो अगले दांत निकलते हैं। और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। यानी जब बच्चा 1 साल का हो जाता है लगभग 8 दांत निकल जाते हैं। तो यहाँ दांतों से संबंधित अपने को ये ध्यान रखना है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सब दांत है वो निकल आते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। ये भी ध्यान रखना। तो लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सब दांत है वो निकल आते हैं, और जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यानी 4 साल के बच्चे के दांतों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो दांतों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये अपने इनकी आपको दिमाग में रखना है कि छठे मास में शिशु के अस्थायी दांत है, दूध के दांत है वो निकलने आरंभ हो जाते हैं। एक तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा, सबसे पहले निचले अगले दांत निकलते हैं, यानी आगे वाले जो नीचे वाले जो दांत है आगे के वो निकलते हैं। और 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। यानी 1 साल के बच्चे के लगभग 8 दांत निकल आते हैं। और जब बच्चा 4 साल का होता है तो शिशु के दूध के सब दांत निकल जाते हैं। यानी जब 4 साल का होगा तो दूध के दांत है वो सब निकल जाएंगे, जिनकी संख्या कितनी होगी? 20 होगी। यानी 4 साल के बच्चे के लगभग 20 दांत है वो निकल जाते हैं। उसके बाद आगे आती है मांसपेशियां, यानी मांसपेशियां। तो नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। तो मांसपेशियों से संबंधित अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि कुल शरीर के कुल भार के 23% होती है वो केवल मांसपेशियां होती है। तो मांसपेशियों का योगदान शिशु के शरीर में बहुत ज्यादा होता है। हृदय की धड़कन। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज और कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धड़कन की स्थिरता आती जाती है। यानी जब बच्चा जन्म जन्म लेता है तब हृदय की धड़कन कभी तो तेज होगी, कभी धीमी हो जाएगी। और जैसे जैसे हृदय बड़ा होगा तो उसमें क्या होती है? उसमें स्थिरता आती जाती है। तो पहले स्थिरता नहीं होती है, और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे धड़कन में स्थिरता आती चली जाएगी। पहले माह में शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार होती है। अब ये भी कई बार क्या होता है कि धड़कन से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं। तो पहले माह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होगी? 140 बार। यानी लगभग 140 बार शिशु का हृदय धड़केगा। तो 1 मिनट में 140 बार हृदय की धड़कन होती है शिशु की। और 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन घटकर कितनी रह जाती है? मात्र 100 रह जाती है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो हृदय की धड़कन 140 से घटकर कितनी आ जाएगी? 100 हो जाएगी। यानी धड़कन में स्थिरता धीरे धीरे, यानी मैंने पहले भी ऊपर कहा है कि हृदय की धड़कन में क्या होती है? स्थिरता आती जाती है। तो ये स्थिरता जो आती है ये पहले क्या था कि पहले माह में शिशु की धड़कन 140 बार थी, लेकिन 6 वर्ष तक घटते कितनी होगी? 100 होगी। तो इस प्रकार ये क्या हो जाती है? यहाँ हृदय की धड़कन है वो लगभग 100 रह जाती है 6 वर्ष तक। तो पहले माह में 140 बार थी और उसके बाद 6 वर्ष में 100 होगी। तो इस प्रकार ये स्थिरता आती चली जाएगी। उसके बाद नवजात शिशु की अवस्थाएं आती हैं। तो यहाँ क्या है? नवजात शिशु की कुछ अवस्थाएं पूछी जाती हैं। तो ये अपने को इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग मोस्टली निकलता है। तो नवजात शिशु की अवस्थाओं के बारे में अपने को ध्यान रखना है। ये रीट में 2-3 बार पूछी गई है, सी टेट में पूछी गई है, एच टेट के अंतर्गत भी पूछी गई है। तो नवजात शिशु की अवस्थाओं को अपने को ध्यान रखना है। नवजात शिशु की अवस्थाएं अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, चलो उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। अवस्थाएं कौन सी हैं? तीनों अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं और ये पूछी जाती है। पहली अवस्था है मोरो अवस्था। यानी पहली अवस्था का क्या नाम है? मोरो अवस्था। मोरो अवस्था किसे कहते हैं? नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर
वह हाथ पैरों को उसे वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मोरो कहते हैं। यानी नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु हम लाएंगे, लाने पर वह हाथ पैरों से उसे वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ पैरों से पकड़ने की कोशिश करता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मोरो कहते हैं। दूसरी है रूटिंग अवस्था। दूसरी क्या है? रूटिंग अवस्था है। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं। कि नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? रूटिंग कहेंगे। अब रूटिंग अवस्था ध्यान रखना, रूटिंग किसे कहते हैं? तो नवजात शिशु के गाल को आप छुएंगे, जब शिशु के गालों को आप छुएंगे, तो जैसे ही गालों को आप छुएंगे तो वो गालों को खोलता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मुंह को वो खोलता है। गालों को आप छुओगे तो मुंह को वो खोलेगा, तो जैसे ही गालों को छुओगे मुंह को खोलेगा, तो ये इसकी क्या है? रूटिंग अवस्था है, यानी रूटिंग क्रिया कहते हैं। तीसरी है बेबिन्स की अवस्था। तीसरी कौन सी है? बेबिन्स की अवस्था। नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बेबिन्स की कहते हैं। तो बेबिन्स की कहते हैं कि नवजात शिशु के जो पैर के जो नीचे तलवे होते हैं, तो इन तलवों को यदि आप ठोकोगे या अंगुलियों से आप उनको छुओगे, तो वो आगे की अंगुलियों को मोड़ेगा, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? बेबिन्स की कहते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं मैंने भी आपको बताई, मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था और बेबिन्स की अवस्था। तो इनको एक बार फिर आप देख लें, क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है और इसको अपने को ध्यान रखना है। पहली है मोरो अवस्था। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मोरो कहते हैं। दूसरी है, वो है रूटिंग अवस्था। यानी नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं। ये दूसरी अवस्था थी। और जो तीसरी अवस्था है, वो है बेबिन्स की अवस्था। नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? बेबिन्स की अवस्था कहते हैं। तो ये तीन अवस्था है, मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था और बेबिन्स की अवस्था। तीनों को आपको याद रखना है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। मोरो अवस्था कि जब नवजात शिशु के सामने कोई वस्तु लाओगे तो हाथ पैर से पकड़ने की कोशिश करेगा, तो उसकी मोरो अवस्था है। रूटिंग अवस्था, जब छोटे शिशु के गालों को आप छुओगे तो वो मुंह को खोलेगा, तो ये उसकी रूटिंग की अवस्था है। बेबीज की अवस्था, जब बच्चे के पैर के तलवे पे हाथ लगाओगे या अंगुली से छुओगे तो आगे से वो अंगुलियों को मोड़ता है, तो ये उसकी क्या है? बेबीज की अवस्था है। तो ये तीन अवस्थाएं बच्चे की होती हैं। उसके बाद है शेषावस्था में मानसिक विकास। यानी शेषावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन्फेंसी। मेंटल डेवलपमेंट इन्फेंसी, शेषावस्था में मानसिक विकास। यानी शेषावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है, किस प्रकार बच्चे का मानसिक विकास चलता है, इसी को अपने यहाँ पढ़ेंगे कि शेष अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास कहते हैं। अभी अपने शारीरिक विकास पढ़ रहे थे, उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये उसके बाद क्या आता है? मानसिक विकास आता है। तो मानसिक विकास, मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि उसके उपयोग से है। यानी मानसिक विकास से अभिप्राय क्या है? मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से हैं। मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम क्या है? मानसिक विकास है। मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम क्या है? मानसिक विकास है। तो यहाँ अपने को मानसिक विकास से संबंधित अपने को ध्यान रखना। मानसिक विकास के पक्ष क्या है? संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि एवं अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, सीखना और भाषा। ये क्या है? मानसिक विकास के पक्ष हैं। तो मानसिक विकास के पक्षों को आप ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि क्वेश्चन
पूछा जाता है। तो मानसिक विकास के पक्ष में यहाँ जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाया जाएगा वो इस प्रकार बनाया जाएगा कि आपको दिया जाएगा कि मानसिक विकास से संबंधित हैं, तो संबंधित हैं तो इसमें आपको 3 दे करके उपरोक्त सभी दे सकते हैं, 2 दे करके उपरोक्त दोनों ए बी दोनों दे सकते हैं, या फिर उपरोक्त में से नहीं है तो नहीं है तो इसका मतलब 3 ये देंगे, एक कोई और देंगे तो ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त में से हैं तो ऐसा देंगे, तो 3 गलत देंगे, एक इनमें से देंगे। तो अपने को यानी क्वेश्चन तभी अपना सही हो पाएगा जब हमें ये सारे 13 जो मैंने आपको बताए हैं ये 13 के 13 अपने याद होने चाहिए। नंबर 1 संवेदना, नंबर 2 निरीक्षण, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 कल्पना, नंबर 5 चिंतन, नंबर 6 निर्णय, नंबर 7 बुद्धि, नंबर 8 रुचि और अभिरुचि, नंबर 9 प्रत्यक्षीकरण, नंबर 10 ध्यान, नंबर 11 तर्क, नंबर 12 सीखना और नंबर 13 भाषा। तो ये मानसिक विकास के पक्षों को अपने को ध्यान में रखना है, मानसिक विकास के पक्ष अपने को ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद है सोरेनसन के शब्दों में, यानी एक कोटेशन आती है, सोरेनसन ने दी थी कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रति माह प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रति मास प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ये अगला है जन्म के समय वह पहला सप्ताह है, यानी मानसिक विकास जन्म के समय और पहले सप्ताह में कैसे होता है। जॉन लॉक का मत है, यानी जॉन लॉक ने नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव सीखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना, सहसा जोर की आवाज सुनकर चौंकना। ये चीजें पहले से बच्चा ये जानता है। तो ये जॉन लॉक का ये मत था कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। कोरे कागज के समान किसने माना? जॉन लॉक ने माना था। जॉन लॉक कहता है कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है क्या होता है? कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। जिस पर क्या लिखता है? अनुभव लिखता है, यानी खुद का जो अनुभव करता है वो ही लिखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोककर कष्ट प्रकट करना और सहसा जोर की आवाज सुनकर चौंकना। दूसरे सप्ताह में क्या होता है? शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देख। जब बच्चा 2 सप्ताह का हो जाता है तो वो प्रकाश को देखता है, बड़ी आकार की वस्तुओं को ध्यान से वो देखता है, चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। इसके बाद पहला माह है, यानी 1 माह का बच्चा हो जाता है, तब शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है। यानी 1 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसको शिशु को यदि किसी प्रकार का कष्ट होगा या फिर भूख लगेगी और भूख का अनुभव उसको होगा तो ये क्या होगा? विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। जब आप 1 माह के बच्चे को आप क्या करोगे? जब कोई वस्तु को आप दोगे हाथ में तो उसको क्या कर लेगा? वो पकड़ लेगा, तो वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। जब बच्चा 2 माह का हो जाता है तो शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है। जब बच्चा 2 साल का होगा तब आवाज सुनने के लिए इधर उधर से जहां से भी आवाज सुनाई देगी उधर उसको सिर को घुमाएगा। शब्द स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न करता है, यानी स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न कर देता है और वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है, यानी वो गुनगुनाना शुरू कर देता है और अधिक ध्यान से वो वस्तुओं को अधिक से ध्यान से देखना शुरू करता है, बड़ी गहरी निगाहों से वस्तुओं को वो देखता है। तो ये 2 माह के बच्चे के अंतर्गत इस प्रकार की एबिलिटी है वो विकसित कर लेता है। चौथा माह, जब बच्चा 4 माह का हो जाता है तो शिशु व्यंजनों की ध्वनियां करता है, दी जाने वाली वस्तु को दोनों हाथों से पकड़ता है और खोए हुए खिलौनों को खोजता है। कि जब कोई वस्तु देगा तो हाथों से पकड़ लेगा, यदि कोई खिलौना इधर उधर हो जाएगा तो उसको वो खोजने का प्रयास करेगा, देखने का प्रयास करेगा। तो चौथे माह तक ये एबिलिटी बच्चा विकसित कर लेता है। जब बच्चा 6 माह का होता है तो शिशु सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है,
यानी शिशु क्या करेगा, सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है, अपना नाम समझने लगता है, यानी अपना नाम समझने लगता है, प्रेम और क्रोध में अंतर जान जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो सुनी हुई आवाज का अनुकरण करने लगता है। जब आप उसको किसी पर आवाज को सुनाओगे तो उसका अनुकरण करेगा, और अपना नाम समझ, जब आप बच्चे का नाम लोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है मेरा नाम ही दिया जा रहा है। तो जैसे ही नाम लोगे तो बच्चा आगे से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करेगा। प्रेम और क्रोध उत्पन्न अंतर जान जाता है, यानी जब बच्चे से आप मुस्कुरा करके आप बात करोगे या मुस्कुराओगे तो बच्चा भी आपके सामने मुस्कुराने लग जाएगा। तो यानी वो क्या है, खुशी के भावों को समझना, खुशी के भावों को या प्रेम के भावों को समझने लग जाता है। और जब बच्चे को आप घूर के देखोगे, या अगर बच्चे को जैसे ही घूरोगे तो बच्चा भी क्या है, डरने लग जाता है, कई बार क्या रोने भी लग जाता है। तो इसका मतलब आपका घूरना यानी वो क्रोध को भी वो समझता है। 8वां माह है। शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है। शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। यानी बच्चा जब 8 माह का हो जाता है तो अपनी पसंद का खिलौना भी लेगा और दूसरे बच्चों के साथ खेलने का वो, यानी बच्चे के साथ वो रहना पसंद करेगा। उसके बाद 10वां माह, जब बच्चा 10 माह का हो जाता है तो शिशु विभिन्न प्रकार की आवाजों और दूसरे शिशुओं की गतियों का अनुकरण करता है। यानी बच्चा क्या कहता है, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना शुरू कर देगा, दूसरे शिशुओं की जो गतियां हैं उनका अनुकरण करता है, एवं अपना खिलौना छीने जाने पर विरोध करता है। और जब उसका कोई दूसरा बच्चा खिलौना छीन लेता है या कोई व्यक्ति छीन लेता है तो उसका वो विरोध करेगा, रोने लग जाएगा, अपना खिलौना किसी को देगा नहीं। पहला वर्ष, यानी जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो शिशु 4 शब्द बोलता है, यानी लगभग 4 शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करता है, जब दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार करेगा तो वैसा करने का वो प्रयास करेगा, वैसा बनने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार पहले वर्ष में शिशु क्या 4 शब्दों को बोलना शुरू कर देता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करना शुरू करता है। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो शिशु 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है, यानी 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है, यानी 100 से 200 शब्दों तक को वो अपना अपना पास भंडार रखना शुरू कर देता है, यानी वो दोहराना शुरू कर देता है, जानना शुरू कर देता है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है, यानी शिशु पूछे जाने पर नाम बताएगा और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसी ही रेखा खींचने का प्रयत्न करता है। यानी शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसी ही रेखा खींचने का प्रयत्न करता है। जब वो जैसी रेखा खींची हुई देखेगा तो वैसी वो खींचने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, यानी वैसा प्रयास करता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो शिशु 4 तक गिनती गिन लेता है, यानी 5 साल का बच्चा 4 तक गिनती गिन लेता है। छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है, यानी छोटी और बड़ी रेखाओं को जान जाता है, ये छोटी है ये बड़ी है, इसके अंतर पता कर लेता है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। और अक्षर लिखना आरंभ कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है, यानी अक्षर खुद लिखना शुरू कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखना शुरू कर देता है, यानी वस्तुओं के क्रम को जानना शुरू कर देता है, वस्तुओं को क्रम को रखने के बारे में शुरू कर देता है। तो ये बच्चा क्या है, इस प्रकार बच्चे का विकास होता है। उसके बाद आगे आता है बालक का शेषावस्था में बालक का सामाजिक विकास। अब वो पहले मानसिक विकास पढ़ा अपने, अभी बालक शेष अवस्था में बालक का सामाजिक विकास पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी, यानी शेष अवस्था में बालक का सामाजिक विकास। शेष अवस्था में बालक सामाजिक विकास कैसे करता है देखते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं, यानी शेष अवस्था में बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। शिशु जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। यानी जब शिशु जन्म लेता है तब तो न तो अच्छा होता है और न बुरा होता है। इसीलिए कहा गया है कि शिशु जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है, यानी मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास चलता है। इस पे एक क्रो एंड क्रो की कोटेशन भी है। क्रो एंड क्रो, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक। वह उस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है।
यानी जिस प्रकार इन क्रो एंड क्रो का मत था, यानी क्रो एंड क्रो की कोटेशन थी कि उनका मानना था कि शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता, लेकिन वो असामाजिक है, परंतु वह उस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है, यानी धीरे धीरे उसका क्या सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। यानी बच्चा जब दूसरों के संपर्क में रहना शुरू करता है या रहता है, तो उसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है, और उसका फलस्वरूप परिणाम क्या होता है कि वो सामाजिक विकास होना उसका प्रारंभ हो जाता है ना, शुरू हो जाता है। उसी पे आर्लोक ने भी, आर्लोक के अनुसार विकास कर्म का वर्णन है, यानी आर्लोक का भी ये मानना था विकास है वो क्या है, कर्म का वर्णन है। पहले माह में जब बच्चों पे एक माह का होता है, पहले माह में शिशु साधारण आवाजों और मनुष्यों की आवाज में अंतर नहीं जानता है। जब बच्चा 1 महीने का होता है तो वो साधारण जो आवाजें होती हैं और मनुष्य की आवाज होती है उसमें कोई अंतर नहीं कर पाता है, उसके लिए सभी आवाजें एक जैसी होती है। लेकिन दूसरे माह में मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है। जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो मनुष्य की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है, और वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। यानी जो दूसरा व्यक्ति जब उसके पास में आएगा तो वो देख कर मुस्कुराना शुरू कर देगा, यानी सामाजिकता का उसके अंतर्गत विकास का एक पहचान होती है कि मनुष्यों को देखकर मुस्कुराना शुरू करता है, उनके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, व्यवहार करना शुरू कर देगा। तीसरे माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है, यानी जब बच्चा 3 माह का होता है तो अपनी माँ को पहचानने लगता है, और यदि वह उसके पास से चली जाती है, यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है। यानी जब माँ उसके पास से चली जाएगी तो वो क्या करेगा, वो रोने लग जाएगा, रोने लगता है। चौथे माह में वह आने वाले व्यक्ति को देखता है, और जब कोई उसके साथ खेलता है तब वह हंसता है। यानी जब बच्चा 4 माह का हो जाता है तो आने वाले व्यक्ति को देखता है, और जब कोई उसके साथ खेलता है तब वह हंसता है। 5वें माह में वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। यानी बच्चा जब 5 माह का हो जाता है तो क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। 6ठे माह में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। यानी जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो वह परिचित व्यक्तियों को पहचानना शुरू कर देता है और अपरिचित व्यक्तियों से डरना शुरू कर देता है। यानी वो 6 माह का बच्चा ये जानना शुरू कर देता है कि अपने परिवार का कौन है और परिवार के बाहर से कौन है। यानी परिचितों से तो वो डरता नहीं है, लेकिन अपरिचितों से वो डरना शुरू कर देता है। 8 माह का जब बच्चा हो जाता है तो बोले जाने वाले शब्दों के हाव भाव अनुकरण करने लगता है। यानी जब बच्चा 8 माह का हो जाता है, जब कोई शब्द उसके सामने बोले जाएंगे, हाव भाव किए जाएंगे, तो उनका वो अनुकरण करना शुरू कर देगा, यानी वैसा करने का वो प्रयास करेगा, वैसा करना शुरू कर देता है। 1 वर्ष का जब बच्चा होता है, 1 वर्ष की आयु में वह मना किए जाने वाले कार्य नहीं करता है। यानी जब 1 साल का बच्चा हो जाएगा, जिस कार्य के लिए आप कहोगे ये नहीं करना है तो बच्चा नहीं करेगा, यानी वो मानना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। 2 वर्ष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है। यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वयस्कों के साथ कोई ना कोई कार्य करना शुरू करता है, यानी जैसे उसकी माँ कोई काम करेगी तो उसी काम को वो करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है, यानी वो परिवार के सदस्यों के साथ रहना, काम करना, चलना, बोलना, ये करना शुरू कर देता है, एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी निभाना शुरू कर देता है। तीसरे वर्ष में वह, यानी बच्चा जब तीसरे वर्ष में वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है। यानी तीसरे वर्ष में जो दूसरे बालकों के साथ क्या करता है, वो खेलने लगता है और इस प्रकार उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। वर्ष के अंत तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित रहता है, पर यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है और वह नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यानी 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वह बालकों के साथ खेलने लगता है, यानी खेलना शुरू कर देता है, उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। वर्ष के अंत तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित रहता है, और यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है, यदि कोई स्कूल में यदि वो प्रवेश लेगा तो उसके व्यवहार में क्या धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा या परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है, और नए सामाजिक संबंध वो स्थापित करना शुरू कर देता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो 5 वर्ष तक शिशु के सामाजिक व्यवहार के संबंध में
हरलोक ने लिखा है कि शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन के अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदारी बनाना सीख जाता है, और वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। तो ये 5 साल का बच्चा होता है तो उसमें ये एबिलिटी विकसित हो जाता है, यानी शिशु दूसरे बच्चों के साथ सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना शुरू कर देता है, वो सीख जाता है, उनसे लेन देन करना शुरू कर देता है, वस्तु लेना देना वापिस देना, खेल के साथियों को भी अपनी वस्तुओं की साझेदारी बनाना सीख जाता है, यानी उसको बच्चों को मिला लेता है, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को साथ लेकर के अपनी वस्तु से खिलाना, और जिस समूह का वह सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है, यानी जिस जैसा अपने समूह के अंतर्गत होता है उसी समूह के अनुसार वह कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार बच्चे का क्या होता है, ये सामाजिक विकास है वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद है शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास, यानी शेष अवस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार बच्चा करता है। तो शेष अवस्था में अभी अपने आगे संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे कि शेष अवस्था के अंतर्गत बच्चे का संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, क्योंकि शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी बच्चे का अति आवश्यक है, और जब तक बच्चे का संवेगात्मक विकास नहीं होता तो उसका व्यवहार अलग हो जाता है। संवेग, पहले तो अपने समझे कि संवेग क्या है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, ये ध्यान से देना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलता है। संवेग महत्वपूर्ण है, तो संवेग को आप अच्छी प्रकार से समझना है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, यानी संवेग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। तो संवेग को समझना है कि संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। जिसका अर्थ क्या है, उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या घृणा आदि का अनुभव करता है, और वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, यह अवस्था संवेग कहलाती है। अब संवेग किसे कहते हैं, मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या घृणा आदि का अनुभव करता है, वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, तो वह क्या कहलाता है, इस अवस्था को संवेग कहलाता है। मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंध, मूल प्रवृत्ति का किससे होता है संबंध, संवेग से संबंध होता है, यानी मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे ही संवेग उत्पन्न होगा तो संवेग के बाद जो क्रिया होगी वह मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात पहले संवेग था, बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। पहले संवेग होगा, उसके बाद क्या आएगी, मूल प्रवृत्ति आएगी। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा हुआ है कि मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है। तो मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता अपने को ध्यान में रखना है कि मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है, मैकडूगल है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल एवं गिलफर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भय को बताया है, यानी विलियम मैकडूगल और गिलफर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको कहा, भय को बताया है। एक बालक में कुल 14 संवेग बताए, यानी एक बालक में कुल 14 संवेग होते हैं। ये जब अपने शेष अवस्था का शारीरिक विकास के अंदर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वहां पे बताया था कि बच्चा जन्म लेता है तब किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता है, केवल उत्तेजना होती है। और जैसे ही वो 2 साल तक बच्चा 2 साल को प्राप्त करता है तब अपने सारे संवेग विकसित कर लेता है। ये जो अभी मैंने 14 संवेगों की बात कर रहे हैं मैकडूगल के द्वारा की जा रही है, ये 14 संवेग कितने वर्ष में अपने अर्जित कर लेता है, वो अपने जन्म के 2 वर्ष तक के सारे 14 संवेग वो बच्चा विकसित कर लेता है। तो इस प्रकार संवेग से संबंधित अपने को ध्यान रखना है। एक बार दोबारा देख लीजिए, मनुष्य संवेग, संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, यानी ये इमोवियर लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है, उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या घृणा आदि का अनुभव करता है, और वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। इस अवस्था क्या कहलाती है, यह अवस्था संवेग कहलाती है।
मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध है, यानी मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? संवेग से है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से। संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है, यानी संवेग के तुरंत बाद जो क्रिया होगी वो मूल प्रवृत्ति कहलाएगी, अर्थात पहले संवेग होगा और बाद में मूल प्रवृत्ति होगी। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि पहले संवेग होता है और उसके बाद मूल प्रवृत्ति होती है, पहले मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, पहले संवेग होगा उसके बाद मूल प्रवृत्ति होगी। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल गिलफर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भय संवेग बताया है और बालक में कुल 14 संवेग होते हैं। तो ये संवेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब वो 14 संवेग कौन कौन से हैं उसी के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। यहाँ पे मूल प्रवृत्ति भी है और वो संवेग भी है। सबसे पहले दी है संवेग और उसके बाद है सामान्य मूल प्रवृत्ति। तो पहला संवेग क्या है? पहले संवेग पे चलते हैं, भय। भय की मूल प्रवृत्ति है पलायन। दूसरा संवेग वात्सल्य, मूल प्रवृत्ति है संतान कामना। तीसरा है आत्महीनता, मूल प्रवृत्ति है दैन्य। चौथा है भूख, मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण। अगला है घृणा, मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। आत्माभिमान, मूल प्रवृत्ति है गौरव। और आश्चर्य, मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। इसी प्रकार आगे फिर यहाँ पे क्या है, ये संवेग है और उसके बाद मूल प्रवृत्ति है। तो संवेग, नेक्स्ट संवेग है क्रोध, मूल प्रवृत्ति है युत्सा। उसके बाद आमोद, मूल प्रवृत्ति है हास, कीर्तिभाव। कामुकता, कामवृत्ति। एकाकीपन, करुणा, दुख। तो इस प्रकार ये अपनी क्या है, मूल प्रवृत्तियां और ये संवेग है। तो 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद आता है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार बालक का संवेगात्मक विकास, यानी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज ने अपना एक वर्गीकरण दिया था। तो उसका बालक का संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, ब्रिजेज के अनुसार ये संवेगात्मक विकास है। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि ब्रिजेज के अनुसार संवेगात्मक विकास है या ब्रिजेज से संबंधित संवेगात्मक विकास है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं, तो अपने को ध्यान होना चाहिए। उत्तेजना जन्म के समय होती है, ये मैंने पहले भी कहा कि जन्म के समय केवल बालक में उत्तेजना होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बाद उत्तेजना, आनंद और कष्ट, ये 3 माह में बच्चा अर्जित कर लेता है। उसके बाद उत्तेजना, आनंद, कष्ट 3 माह तक था। उसके बाद भय, घृणा, क्रोध, ये 6 माह तक वो अर्जित कर लेता है। उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, ये 6 माह तक था। उसके बाद प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, ये 18 माह तक अर्जित कर लेता है। उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, ये 18 माह तक था। हर्ष, ये 24 माह में प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि जन्म के 2 साल तक बच्चा सभी संवेग है वो क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। और ये जो जितने भी संवेग हैं ये सारे के सारे इन्होंने ब्रजेश के अनुसार 24 माह में बच्चा अर्जित करता है। उत्तेजना जन्म के समय होता है। उत्तेजना, आनंद, कष्ट 3 माह में होता है। उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध 6 माह में होता है। उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या 18 माह में होता है। उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, हर्ष, ये 24 माह में होता है। ये टोटल 24 संवेग है, वो 24 माह में बच्चा 2 साल में बच्चा विकसित कर लेता है। स्पिट्ज के अनुसार उन्होंने एक कोटेशन दी है, संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। यानी जन्म के समय नहीं होते हैं, लेकिन जिस प्रकार बच्चे के अंगों का विकास होता है उसी प्रकार क्या होता है, संवेगों का भी विकास होता है। ब्रिज के अनुसार, ब्रिज ने क्या कहा है कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ब्रिजेश ये बात बताते हैं कि जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें सारे संवेग है वो विकसित हो जाते हैं। 24 के 24 संवेगों को क्या कर लेता है बच्चा, विकसित कर लेता है। शिशु अपने जन्म के समय, शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। उसका रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक स्थिरता होती है और उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर सहसा समाप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, रोता हुआ शिशु खिलौना पाकर तुरंत रोना बंद करके हंसना आरंभ कर देता है।
जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आती जाती है। शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है, धीरे धीरे इस तीव्रता में कमी होती चली जाती है। 2-3 माह का शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता। 4-5 वर्ष का शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। तो ये संवेगों की धीरे धीरे स्थिरता आती जाती है। शेष अवस्था में संवेग बच्चा सबसे अधिक प्रकट करता है। शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरणार्थ, शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है और कुछ समय के बाद वह अपनी प्रसन्नता को हंसकर, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करके या बोलकर व्यक्त करता है। शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है पर धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आती जाती है। उदाहरणार्थ, जन्म के बाद प्रथम 3 सप्ताह में उसकी चिल्लाहट से उसका संवेग स्पष्ट नहीं होता। गेसेल ने अपने परीक्षणों के आधार पर बताया कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटों में अंतर हो जाता है और उसकी माँ उनका अर्थ समझने लगती है। तो इस प्रकार यानी संवेग प्रकट हो गए, लेकिन वो धीरे धीरे उसके अंतर्गत वो अपना विकास है वो शुरू कर देता है। संवेगों की परिपक्वता है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद है बालक का चारित्रिक विकास, यानी ये शेष अवस्था का अंतिम पड़ाव है बालक का चारित्रिक विकास। तो बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास के साथ साथ बालक का चारित्रिक विकास भी अति आवश्यक है। तो बच्चे का चारित्रिक विकास भी साथ साथ में चलता है। चारित्रिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने देखते हैं। सैमुअल स्माइल के अनुसार चरित्र आदतों का पुंज है। यानी सैमुअल स्माइल क्या कहते हैं कि चरित्र है वो क्या है, आदतों का पुंज है। बाउले के अनुसार चरित्र आत्म नियंत्रण की शक्ति है। नोवेलिस के अनुसार चरित्र पूर्णतया प्रशिक्षित इच्छा शक्ति है। यानी चरित्र पूर्णतया प्रशिक्षित इच्छा शक्ति है। अच्छे चरित्र के लक्षण क्या होने चाहिए, यानी ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अच्छा चरित्र के लक्षण क्या होने चाहिए। नंबर 1, आत्म नियंत्रण होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। 3 नंबर, कार्य में दृढ़ता होनी चाहिए। 4, कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए। 5, अंतःकरण की शुद्धता होनी चाहिए। 6, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। तो ये अच्छे चरित्र के लक्षण है कि एक अच्छे चरित्र के अंतर्गत ये लक्षण होने चाहिए, उसी को मैंने अच्छा चरित्र अपने कह सकते हैं। नंबर 1, आत्म नियंत्रण। दूसरा, विश्वसनीयता। तीसरा, कार्य में दृढ़ता। चौथा, कर्मनिष्ठता। 5वां, अंतःकरण की शुद्धता। और 6वां, उत्तरदायित्व की भावना। इसके बाद चरित्र निर्माण करने वाले कारक, यानी चरित्र निर्माण करने वाले कारक कौन से हैं। नंबर 1, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, अर्जित प्रवृत्तियां, आदतें, स्थायी भाव, आत्म सम्मान, आनंद, इच्छा शक्ति, वंशानुक्रम, भौतिक और सामाजिक वातावरण, मानसिक शक्ति और स्वभाव। ये सभी क्या चरित्र निर्माण के कारक हैं। एक बार फिर देख लीजिए, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, अर्जित प्रवृत्तियां, आदतें, स्थायी भाव, आत्म सम्मान, आनंद, इच्छा शक्ति, वंशानुक्रम, भौतिक और सामाजिक वातावरण, मानसिक शक्ति और स्वभाव। 3 माह तक शिशु को अपने उचित या अनुचित आचरण के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। यानी 3 माह का बच्चा होता है तो उसको उचित और अनुचित आचरण का कोई ज्ञान नहीं होता है। 1 वर्ष की आयु में बड़े लोगों की इच्छा अनुसार आचरण करना जान जाता है। यानी बच्चा जब 1 साल का होता है तो जब बड़े लोगों का आचरण को देख करके वैसा ही करना शुरू कर देता है। वो जानना शुरू कर देता है कि मेरे को कहाँ क्या करना है, कब क्या करना है। जब बच्चा 2 साल का आयु होता है तो 2 वर्ष की आयु में वह अपने अच्छे या बुरे कार्यों के अनुसार अपने को अच्छा लड़का या खराब लड़का समझने लगता है। यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो अपने जो किए गए कार्य होते हैं उसे अच्छे हैं या बुरे कार्य हैं तो उनके अनुसार वो अपने आप को खुद को अच्छा लड़का समझना शुरू कर देता है, या बुरे कार्य तो खराब लड़का समझना शुरू करता है। यानी कहने का मतलब अच्छा बुरे का वो समझना शुरू हो जाता है और वैसा ही व्यवहार करने का वो प्रयास करता है, यानी अच्छे से अच्छा व्यवहार हो। 2 वर्ष की आयु में बहुत स्वार्थी होता है और अपने खिलौनों में किसी भी बच्चे को साझेदार नहीं बनाता है। यानी 2 वर्ष तक बच्चा इस प्रकार की आदत अपने व्यवहार को विकसित कर लेता है कि वो व्यवहार से स्वार्थी होता है और अपने खिलौनों में किसी बच्चे को साझेदार बनाने का प्रयास नहीं करेगा या बनाएगा नहीं। जब बच्चा 3 वर्ष की आयु तक वह अनैतिक प्राणी रहता है, यानी 3 साल का बच्चा तो अनैतिक प्राणी रहता है, पर वह समझने लगता है कि उसे बड़ों के आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनका हित होता है।
जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो 4 वर्ष की आयु में वह अच्छे और बुरे कार्यों में अंतर समझने लगता है, इसलिए वह अपने टूटे हुए खिलौनों को या तो छिपा देता है या उसे तोड़ने का दोष किसी और पर लगाता है। तो 4 साल का बच्चा है वो इस प्रकार का कार्य करना शुरू कर देता है। जब बच्चा 5 साल का होता है, जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो 5 वर्ष में वह अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने लगता है और उनके मूल्यों को बिना समझते हुए स्वीकार करने लगता है। यानी 5 वर्ष के में अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने लगता है और उनके मूल्यों को बिना समझते हुए स्वीकार करने लगता है। इसी के साथ आज की आपकी महत्वपूर्ण साइकोलॉजी की क्लास, जिसमें बाल विकास और बाल विकास के अंतर्गत शेष अवस्था के विकास तक आज अपने इस क्लास के अंतर्गत अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी और आप इस क्लास का अधिक से अधिक आप लाभ उठा पाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार लगातार मनोविज्ञान के संपूर्ण आपका जो सिलेबस है, रीड का सिलेबस है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस पे अपनी क्लासें रहेगी और टोटल जो सिलेबस है वो आपका इन क्लासों के माध्यम से क्लियर करवाया जाएगा। तो ये अपनी दूसरी क्लास थी, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। तो यदि आपने पहले वाली क्लास नहीं लगाई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे जाकर के उस क्लास को आप लगा लें और ये दूसरे वाली क्लास भी आप अच्छी प्रकार से लगाएं और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि जो भी है परीक्षा में जो आने वाली सामग्री का चुनाव किया गया है, आने वाली सामग्री महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण जो सामग्री हैं उसी का चुनाव किया गया है, उसी का संग्रह किया गया है। तो आप इस संग्रह को अच्छी प्रकार से नोट्स बना करके अपने पास रखें ताकि आप एक कम समय के अंतर्गत आपके नोट्स हैं वो आप पढ़ करके और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ, आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। मनोविज्ञान 40 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं तो मेरा मानना है कि आप 40 में से 40 नंबर लेकर के आएँ यदि आप कंटिन्यू क्लास लगाएंगे और इन क्लासों के बाद जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न या महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की क्लास भी रहेगी। तो इस क्लास लगाने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो एक आपको पता चल जाएगा कि आप तैयारी कैसी चल रही है, आप तैयारी कौन सा टॉपिक आपका कितना अच्छा तैयार है। यदि किसी टॉपिक आपका अच्छा तैयार नहीं है, यदि कोई टॉपिक में कमजोर रहते हैं तो आप वापस आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए लगातार टेस्ट देना अति आवश्यक है, टेस्ट से ही आउटपुट आता है। तो आप इन क्लासों के साथ साथ जो टेस्ट की क्लास है वो भी आप अवश्य लगाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें तो नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें और आप उस क्लास का आप लाभ उठा सकें। आपके जो भी साथी हैं उनको अधिक से अधिक आप लिंक शेयर करें ताकि वो भी बच्चे इन क्लासों का लाभ उठा सकें। तो आज इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक।